ओके। आज हम नई एकांकिका को स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से कोई सेमिनार लेना चाहता है? है किसी की इच्छा बोलने की? चलो भाई, ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। आज आप लोग सोचते होंगे कि सीधे लास्ट एकांकी पर हम कैसे चले गए, है ना। छोटी मछली बड़ी मछली को लेना चाहते हैं आज। मैम, इससे रिलेटेड कोई आगे की एकांकी होगी या इस राइटर से रिलेटेड होगी, इसलिए आपने ये लिया पहले? नहीं, इस राइटर से लेकर और कोई एकांकी नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति ऐसी खासियत रखते हैं कि उनका जन्म भले ही उत्तर प्रदेश का हुआ हो, लेकिन ये खानदेश की महिमा को आत्मसात करते हैं। और खास तौर पर भाषा विज्ञान में उन्होंने बहुत अच्छी खासी उन्होंने प्रगति की हुई है। और जलगांव के मतलब खानदेश के एरिया में उन्होंने इतना सब कुछ किया है कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति न तो मिलेगा और नहीं आएगा, शायद नहीं आ पाएगा। इतनी ख्याति प्राप्त इंसान। और बिल्कुल सिंपल से, मतलब यदि आप कहोगे कि उनका खाना, उनका रहना सो स्वीट एंड सो सिंपल, मतलब उबला हुआ खाना खाते थे। जब हम प्रैक्टिकल के दौरान उनके साथ बात करते थे, उनके साथ होटल में गए खाना खाने के लिए, तब देखा हमने कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति होने के बावजूद भी वो हमारे जैसे नव युवकों को, नव लेखकों को भी प्रेरणा मिल जाती है। कई जैसे आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी हमने, उन्होंने काव्य सम्मेलनों में उन्होंने अधिकतर योगदान दिया है। लेखकों के सत्कार समारोह का आयोजन भी उन्होंने किया। मतलब देखिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने नव युवकों को कितनी अच्छी प्रेरणा दी। ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर कर आने वाले डॉक्टर तेजपाल जी, और उनके द्वारा लिखित यह जो एकांकी है, यह एक ऐसे परिवार की एकांकी है जो अपने बेटी को सब कुछ मानता है। अपनी बेटी की शादी के लिए एक पिता क्या उत्तरदायित्व निभा सकता है और एक पिता का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। बस बेटी की शादी करनी है के लिए कर देनी नहीं है, बल्कि एक खास तौर पर लड़की की शादी की जब बात होती है तो पिता का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, इस पर इस बात को उजागर करने वाली यह एकांकी है। खास तौर पर इस एकांकिका में जब नीलिमा नाम की इकलौती संतान के रूप में उस आ जाती है, रमाकांत का जो लड़का है उसकी लड़की की शादी की बात पक्की करने के लिए लड़की के पिता है जगदीश प्रसाद, और उनके घर पर वो सारे लोग आने वाले हैं। उन्हें ले आने के लिए लोगों को स्टेशन पर भेज दिया जाता है। जगदीश प्रसाद एक बड़ा व्यक्ति है, गांव में 200 एकड़ जमीन उसकी है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसका पेट्रोल पंप है। सबसे खास बात यह है कि उसकी जो लड़की है वह नीलिमा नाम की, वह इकलौती संतान है। और रमाकांत का यह रिश्ता, रमाकांत ये जो रिश्ता अपने बेटी के लिए आया हुआ है वो अपने हाथ से नहीं देने जाने देता। और अतिथि सत्कार के लिए वो सब कुछ तैयारी के साथ धूमधाम मचा देता है कि नहीं, इतना बड़ा रिश्ता यदि हमारे साथ आया हुआ है तो हम इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देंगे। बस इसी बात की सच्चाई सामने रखते हुए वह सारी बातों को सामने रखता है, सारी जानकारियों को रखता है, और खास तौर पर उस पिता का उत्तरदायित्व निभाने का भरसक प्रयास करता है। लेकिन जब एक प्रौढ़ व्यक्ति और युवती का आगमन उनके घर पर होता है तो प्रौढ़ को लड़की का पिता समझता है और उनका तहे दिल से वो स्वागत भी करता है। फिर जलपान वगैरह की व्यवस्था की जाती है। प्रौढ़ को बोलने का मौका न देकर रमाकांत अपनी ही बात बढ़ा चढ़ाकर करने लगता है, अपनी संपत्ति का बढ़ा चढ़ाकर ब्यौरा देता है ताकि लड़की वाले उन्हें किसी भी रूप से कमतर न समझे। और अंत में बातों बातों में इस बात सामने आ जाती कि यह प्रौढ़ और कोई नहीं है बल्कि वह इनकम टैक्स ऑफिसर है, लड़की का पिता नहीं है। और यह देखकर रमाकांत का जो चेहरा है वह देखता सा बन जाता है। मतलब देखिएगा कि जब
ऐसे मौके पर बात चलती है किसी लड़के की पिता की, तो खास तौर पर हम ये चाहेंगे कि जब लड़की ब्याहता बन जाती है तब लड़की के पिता को क्या क्या कार्य करना पड़ता है, इस बात के साक्ष्य यह एकांकी हमें दे देती हैं। और छोटी मछली और बड़ी मछली के माध्यम से एक परिवार की हम कहे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो जिजीविषा होती है, एक ख्वाहिश होती है परिवार के लोगों की कि क्या करना चाहिए और आगे क्या होगा, इस बात के साक्ष्य हमें दे देती हैं। एकांकीकार के संदर्भ में यदि बताया जाए तो डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी का जन्म 15 सितंबर 1936 को बावली, जो कि वो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ। आगरा, पुणे एवं रांची से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और 24 वर्ष तक हमारा जो एमजे महाविद्यालय है, एमजे कॉलेज जिसे अपन कहते हैं, वहां पर उन्होंने अध्यापन कार्य किया। मतलब वो जलगांव जिले में एमजे कॉलेज के एक उत्कृष्ट एचओडी के रूप में, विभागाध्यक्ष के रूप में भी रहे। अनेक आलोक सांस्कृतिक अकादमी जलगांव के सचिव पद पर भी उन्होंने कार्य किया। अनेक नाटकों एवं एकांकियों का मंचन उन्होंने किया। अनेक काव्य सम्मेलनों का या हिंदी सेवी लेखकों का सत्कार एवं समारोह का आयोजन भी उन्होंने किया। उनके यदि काव्य संग्रह की ओर अपन चलते हैं तो कुंभकर्ण में सो रहा है, चौराहे पर गांधी, भारती हारती नहीं जिंदगी, फैल रहा है महानगर, उपन्यास है आओ लौट चले, सांझ हो गई सूरज फिर उगेगा, भूमिपुत्र, नेहर छुटे जाए, एकांकी संग्रह में कालचक्र, स्वाति की बूंद, मशाल चलती रहे। आलोचना में खड़ी बोली का व्याकरणिक विश्लेषण, हिंदी व्याकरण विमर्श, समाज भाषा विज्ञान की भूमिका, मध्ययुगीन काव्य के आधार स्तंभ, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा, हिंदी व्यंग, बदलते प्रतिमान, प्रयोजन मूलक हिंदी, स्वरूप एवं व्याप्ति, आत्मकथा है कहीं अनकहीं, संपादन है कथा स्वर, अनुवाद में स्क्रिजोफेर्निया, मराठी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद, और वह स्वतंत्र लेखन के रूप में। और अधिक जानकारी के रूप में हम आपको बता दें कि कई पुस्तकों का जो फ्लैप मैटर होता है, आपको पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता कि फ्लैप मैटर किसे कहा जाता है। तो बुक लिखता है कोई लेखक, मानते हुए चलिएगा कि आप में से किसी एक लड़की ने एक बुक लिखा है, उस बुक का उसने विमोचन करना है उस बच्ची को, लेकिन उस बुक को कैसे लिखा गया है ना, उस बुक में क्या है और उस बच्चे की वास्तविकता क्या है, इन सभी को मिलाकर एक फ्लैप मैटर तैयार किया जाता है। आपने कभी, आपके पास यदि कोई बुक होगा तो बुक को जब भी आप उठाते हो तो फ्रंट पेज पर उसी पुस्तक में से लिया जाता है या कोई और अन्य लेखकों के नाम से लिया जाता है, तो उसी पुस्तक में पहला या दूसरा पेज जो होता है, पहला पेज, तो उसी पहले पेज पर लिखा होता है दैट्स कॉल्ड फ्लैप मैटर। तो ऐसा ही फ्लैप मैटर जो है, तो वही फ्लैप मैटर हमारे भाषा विज्ञान के संदर्भ में डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी ने हमारे बुक पर दिया हुआ है। आज भी वो बुक लाइब्रेरी में आपको मिल सकती है, किसी भी लाइब्रेरी में आप लोग जा सकते हो। तो भाषा विज्ञान यह हमारी बुक है और उस बुक का फ्लैप मैटर जो है वो डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी ने तैयार किया। ऐसे कई नव लेखकों का फ्लैप मैटर तैयार करने में डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी का नाम अग्रगण्य माना जाता है। तो इस प्रकार से एकांकी एक मध्यम वर्गीय परिवार की जिजीविषा को सामने रखने वाली, एक शादी के मौके पर शादी जब होती है, तय की जाती है, तो शादी तय करने के पहले की स्थिति, उस पिता की दयनीय अवस्था क्या होती है, उसे यहाँ पर अभिव्यक्त किया जाता है दोनों तरीकों से। फिर वह लड़की का पिता हो चाहे वह लड़के का पिता हो। यहाँ तक क्लियर हो गया हो? आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ना है? यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखिए, छोटी मछली बड़ी मछली, पात्र है, पात्रों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए।
रमाकांत, आभा, गणेशी, प्रौढ़, युवती और ओम प्रकाश। अब चलते हैं हम एक मध्यम वर्गीय परिवार की ओर। रंगमंच पर एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक ड्राइंग रूम है, जिसे अपन हॉल कह सकते हैं, जिसमें आमने सामने दो दरवाजे हैं। बाई ओर का दरवाजा बाहर की गैलरी में खुलता है और दाई ओर का मकान के अंदरूनी भाग में। कमरे के बीचों बीच ऊनी कालीन बिछा है और उसके ऊपर कीमती सोफा सेट। दाएं कोने में ऊंचे स्टूल पर टेलीफोन रखा है। पर्दा उठने पर आभा व्यस्तता पूर्वक फूलदान में फूल सजा रही है। सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बाई ओर का दरवाजा कहाँ खुलता है? बाई ओर का दरवाजा कहाँ खुलता है? तो बाई ओर का दरवाजा बाहर की गैलरी में खुलता है। उसका करेक्ट आंसर यह होगा कि बाई ओर का दरवाजा बाहर की गैलरी में खुलता है। आपको पर्याय अलग अलग रूप से दिए जाएंगे, आपको ध्यान देनी बात है। यह भी आगे वाला जो शब्द है उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कमरे के बीचों बीच क्या बिछाया है? तो कमरे के बीचों बीच ऊनी कालीन बिछाया गया है। दाई ओर का मकान के अंदरूनी भाग में खुलता है और जो दाई ओर का दरवाजा है वह मकान के अंदरूनी हिस्से में वह खुल जाता है। कमरे के बीचों बीच क्या रखा है? कमरे के बीचों बीच ऊनी कालीन बिछा है और साथ में उसके ऊपर कीमती सोफा सेट रखा है। सवाल आपको और पूछा जाएगा कि छोटी मछली और बड़ी मछली इस एकांकी में एक ऊंचे स्टूल पर कौन सी चीज रखी है? सवालों को लिख रहे होंगे आप लोग, तो इस प्रकार के सवाल आप लोगों के साथ तैयार हो सकते हैं। तो दाएं कोने में ऊंचे स्टूल पर फूलदान रखा है। सही है ना? सही मैम है? टेलीफोन रखा है। अच्छा, कौन किसने कहा टेलीफोन रखा है? मैम आपने ऊंचे स्टूल पे पूछा तो उस पे तो टेलीफोन ही है ना। हाँ, तो फिर हमें लगा कि आप सभी और लोग सो गए। फूलदान में फूल सजे हुए। वेरी गुड। अच्छा है आप लोग कम से कम जीवित है ना? सो गए क्या? नींद आ रही है क्या? बोर हो रहा है क्या? नो मैम, नो मैम, नो मैम। हाँ हाँ, नहीं आपकी किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि शायद आप लोग सो गए सारे। हम गलत बोल रहे हैं फिर भी किसी की आवाज नहीं है, बोलते जाओ आप लोग बस। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नेपथ्य से रमाकांत, आप देखिए वो क्या कहता है। अजय सुनती हो? वो क्या कहता है? मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है कहीं, आभा कहती है चिल्लाकर। चश्मे से क्या पुराण पढ़ोगे? मेहमानों को रिसीव करने जा रहे हो या कथा करने? अब हमने आपको बता दिया भाई, परिवार मध्यम वर्गीय परिवार की एकांकी है और मध्यम वर्गीय परिवार में आंसरिंग ऐसे ही होते हैं, है ना? मतलब यदि पति पूछता है कि क्या तुमने मेरा चश्मा देखा, कहीं तुमने तो नहीं रखा, तो तुरंत धर्मपत्नी क्या कहती है? अरे तुम्हें क्या पुराण पढ़ना है भाई, जाकर मेहमानों को रिसीव तो करना है, तुम्हें वहां पर कथा तो करनी है नहीं। अब रमाकांत अपनी टाई को ठीक करता हुआ प्रवेश करता है और तो तुम्हें कुछ सूझता तो है नहीं, हर बात में टांग अड़ाती हो। चश्मा तो आंखें हैं आदमी की, कहीं कुछ पढ़ना पड़े तो क्या अनपढ़ की तरह खड़ा ही रहूंगा? उसने तुरंत जवाब दे दिया। पति पत्नी की बहस यहाँ पर चल रही है, आभा और रमाकांत। आभा कहती है अच्छा बाबा लाती हूँ, अंदर चली जाती है। रमाकांत एक गुलाब का फूल कोट में लगाता है और फिर कुछ सोचकर वापस फूलदान में ठूस देता है। आभा, यह लो चश्मा और यह रुमाल। रमाकांत कहता है अच्छा मैं चलता हूँ। अब आभा 9 ही तो बजे हैं, 10 बजे तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों की यहाँ पहुंचने को लिखा है। रमाकांत कहता है तो क्या तुम्हारी तरह नाक पर दिया जलाकर निकलूंगा?
इसका प्राची तेरा माइक बंद करना प्लीज। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप में से कोई बताएगा? रमाकांत का कहना है तो क्या तुम्हारी तरह नाक पर दिया जलाकर निकलूंगा, मतलब क्या है? मतलब जो टाइम दिया पहुंचना पहले। हाँ, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है बेटा, बहुत कम आ रही है। हमारी ओर से तो हमने पूरा सिर्फ 100 है। प्राची, आपकी आवाज बिल्कुल कम है। कोई भी बोलो, मुझे इसका अर्थ नहीं क्लियर हो रहा है। तो क्या तुम्हारी तरह नाक पर दिया जलाकर निकलूंगा, मतलब क्या? दिया जलाकर निकलना मतलब क्या? जल्दी जल्दी निकलना। हाँ जी गायत्री, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। देखिए, जब हम खास तौर पर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं का कैसा रहता है कि 10 बजे जाना है, मतलब हम 10 मिनट पहले निकल जाते हैं, है ना। लेकिन आदमियों की यदि बात करते हैं, खास तौर पर पुरुषों की, तो पुरुष 10 मिनट पहले वहां पर पहुंचते हैं। हम 10 मिनट पहले निकलते हैं तो वो 10 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाने की राय रखते हैं। और ऐसी राय रखने वाला हमारा जो रमाकांत है। आभा कहती है उसे कि लेकिन पहले उनको फोन तो कर दो। रिसीवर उठाकर फोन डायल करती है और फिर उत्तेजना से वापस पटक देती है। या फिर डेट पड़ा है, तुम ऐसा करो, चौबे जी के यहाँ से उन्हें फोन कर दो। मतलब जो टेलीफोन हुआ करते हैं, पहले टेलीफोन, आपको पता होगा कि पहले जमाने में टेलीफोन हुआ करते थे और वो टेलीफोन में कई बार डेड हो जाते थे, मतलब हैंग हो जाते थे। कुछ भी रिसीविंग नहीं था, कुछ सुनाई नहीं देता था, दैट्स कॉल्ड डेड बॉडी। तो ऐसा उसका फोन हुआ जिसने जिस कारण उसने क्रोध में आकर उसे पटक दिया। रबाकान कहता है ठीक है, मैं कर दूंगा जाते जाते। आभा कहती, और हाँ, अपने नंबर पर भी फोन करना जरा, यह फोन भी अजीब है, आधे समय तो डेड रहता है। धीरे से कहती, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और जब तक बाहर से कॉल ना आए इसमें जान नहीं आती। रमाकांत कहता है झल्लाकर, कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो, बूढ़ी हो गई पर। आभा बात काटकर, बूढ़े हो गए हो तुम, इसलिए तो मजाक सुनकर भी जल्ला जाते हो। देखिए यहाँ और एक चीज आपको समझा दूं कि कई दफे ऐसा होता है कि जब हम किसी लेडी को खास तौर पर बात करते हैं, यदि हम इंदौर की बात करते हैं या महू की बात करते हैं, तो उस समय में उस समय की बात है कि हम कहें कि 5-6 साल से पहले यदि हम लोग वहां पर चले जाते थे और यदि हमने किसी को आंटी कहकर पुकारा, तो वहां पर आपको जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। और कहलवा दिया कि बस मैम थोड़ी जगह मिल जाए तो अच्छा हो जाए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, कोई भी। लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति के साथ भी आप लोग बर्ताव कर रहे हो, अपने यहाँ पर अपने महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं तो हमने यदि कहा कि आंटी थोड़ा खसक जाइएगा प्लीज, तो एक अपनत्व बन जाता है ना। लेकिन इंदौर साइड में यदि हम उनको रिश्तेदारी के साथ बोलते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें सर या मैम के पुकारना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर आभा को जब वो कहता है रमाकांत कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तो इस बात को लेकर वो झल्ला उठती है, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है। तुरंत वह कहती है, बात काट देती है और कहती है, बूढ़े हो गए हो तुम, इसलिए तो मजाक सुनकर भी झल्ला जाते हो। रमाकांत कहता, अच्छा बाबा, तुम किशोरी बनी रहो, मैं चलता हूँ। रमाकांत का प्रस्ताव। अब रमाकांत वहां से चला जाता है और रमाकांत उसे कहलवा देता है कि ठीक है, तुम किशोरी बनी रहो, मैं चला जाता हूँ, तुम्हें बूढ़ा बनना पसंद नहीं है तो तुम किशोरी बनी रहो। आभा सोफे के कुशन को ठीक करती है और उतने में गणेशी आ जाता है। वो दोनों हाथों में भारी थैले लिए हुए हैं। ये गणेशी कौन होगा? मैम इनका बेटा। नहीं, गणेशी उनके घर का मैम इनका नौकर।
यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। उनके घर का नौकर है, और वह नौकर है, लेकिन उसकी खासियत देखिए क्या है। आभा कहता है कि बड़ी देर कर दी गणेशी। गणेशी कहता है अब इतनी चीजें लानी थी तो देर तो होगी ही, ढेर सारी चीजें लाने के लिए कहलवा दिया और कहलवा रही हो कि देर लग गई। आभा कहती है ले आए सब। गणेशी कहता है जी बीबी जी। आभा कहता है क्या क्या है। गणेशी कहता है बंगाली रसगुल्ले, बादाम की बर्फी, तले हुए काजू, फ्रूट, नमकीन सब लाया। देखिए अभी अर्ली मॉर्निंग में आपको कितना सारा व्यंजन मिल गया। ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, मुंह में पानी आया होगा। बंगाली रसगुल्ले, बादाम की बर्फी, तले हुए काजू, फ्रूट, नमकीन, और क्या चाहिए? और चाहिए उससे पान। जी हाँ, पान भी है, और आम का जूस। गणेश कहता वो भी है। क्या मैं जानता नहीं, बड़ी मछली फंसानी है तो चारा भी बड़ा ही डालना होगा। आभा कहती डांटते हुए चुप, क्या अनाप शनाप बकता है। गणेशी कहता है बकता नहीं बीबी जी, मैं सच कहता हूँ, बहुत रईस लोग हैं वे नेताजी है ना टोपी वाले, क्या नाम है? आभा कहती है ओम प्रकाश जी। गणेशी कहता है हाँ वही बता रहे थे बाबूजी को। अब देखिए ये दोनों का डिस्कशन करना चाहते हैं। आभा और गणेशी एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। आभा उसे पूछती है क्या बता रहे थे, मतलब वो जिज्ञासा के साथ उनसे पूछती है अपने नौकर से कि और क्या क्या बातें चल रही थी। और उतने में टेलीफोन की घंटी बजती है। गणेशी रिसीवर उठाता है और गणेशी फोन पर कहता हेलो, गणेशी इज हियर। अब वो नौकर है पर फिर भी थोड़ा अंग्रेजी में बात कर लेता है, स्वर में अचानक नरमी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कौन बोल रहा है। वो कहते हैं जी बाबूजी। हाँ हाँ बाजार गया था जी। जी हाँ। रिसीवर रखते हुए बाबूजी का फोन था। आभा कहती है हाँ तो क्या बता रहे थे ओम प्रकाश जी। गणेशी कहता है मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, पर कह रहे थे कि बहुत पैसे वाली पार्टी है, करोड़पति लोग हैं। आभा कहती ठीक है, अब तू अंदर जाकर खाने पीने का प्रबंध कर, और हाँ तू बोलता बहुत ज्यादा है, मेहमानों के सामने ज्यादा बड़बड़ मत करना। देखिए हमने आपको पहले बता दिया नौकर है, लेकिन नौकर होने के बाद भी उसकी अपनी एक खासियत है, वह बहुत ज्यादा बोलता है, और वो शायरी भी करता है ना। अब देखिएगा आगे बीच बीच में आएगी उनकी शायरी भी। तो वह कहता है कि नहीं बीबी जी मैं नहीं करूंगा। क्या मैं जानता नहीं शोर करने से मछली बिदक जाती है। वो क्या कहते हैं, ये दुनिया एक नदी है और हम सब बैठे हैं मछलियों की चाह में, किसी की फंस जाती है, किसी की भाग जाती है। देखिए ये बड़ी मछली है, अब बड़ी मछली को पकड़ना है, तो बड़ी मछली को तो पकड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बड़ा सा खाद देना पड़ेगा। अब बड़ी सी खाद यानी क्या, तो ढेर सारा हमारे पास जो है वह सब उनको बताना चाहिए, बस उसे बड़ी मछली को हमें फंसाना है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सभी को? किसी को कोई सवाल? जी मैम। क्लियर हो गया बेटा? नो मैम। ओके ओके, आगे बढ़े। यस मैम। जी मैम। हाँ, अब रमाकांत कहते हैं तूने फिर से, अब रमेश रमाकांत का प्रवेश हो गया, तूने फिर से शायरी शुरू कर दी। तुझसे कितनी बार कहा है कि जबान कम हाथ ज्यादा चलाया कर, चल अंदर जाकर जलपान की तैयारी कर। गणेश जाता है। आभा कहती है आश्चर्य के साथ तुम वापस क्यों आ गए। रमाकांत कहता है चौबी जी की यहाँ में फोन किया तो पता चला उन लोगों का प्रोग्राम बदल गया, वे कार से नहीं ट्रेन से आ रहे हैं, ओम प्रकाश उन्हें खुद रिसीव करने जाएगा। आभा कहती है तुम साथ नहीं जाओगे। तो रमाकांत कहता है नहीं, ओम प्रकाश पार्टी दफ्तर गया है। अब कहता है रमाकांत की नहीं, ओम प्रकाश वो जो है वो कहना चाहता है। रमाकांत कहता है सब सामान तैयार है,
गणेशी कहता है जी साहब। रमाकांत कहता है चाय कॉफी का क्या इंतजाम है? गणेश उसे कहलवा देता है दूध तैयार है, दूध चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक जो कहेंगे वो बना दूंगा। आप कहे तो दूसरे ड्रिंक का भी इंतजाम करूं? दूसरे ड्रिंक का मतलब, डू यू अंडरस्टैंड? दूसरा ड्रिंक? Yes, ma'am. ओके गुड। डू यू वांट? No, ma'am. क्या बकते हो, वैष्णव है वे, और फिर सुबह सुबह कोई पीता है? गणेशी कहता है पीते हैं बाबूजी, असली राइस तो कुल्ला भी बिस्किट से करते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ता है इससे। पहले मैं जिन राजा साहब के यहाँ काम करता था ना, वे तो दाढ़ी भी बियर से बनाते थे। और वे दोनों हंसते हैं, रमाकांत और गणेशी। रमाकांत कहता है गणेशी? गणेशी कहता है जी बाबूजी। रमाकांत कहता है जब वे लोग आए तो मेहरबानी करके अपने राजा साहब का जिक्र मत करना। गणेशी कहता है नहीं करूंगा बाबूजी, पुरानी बातों का क्या गाना, वह क्या करते हैं, पीछे घुमावदार राह है, पगडंडियां है, हमें क्या गरज पड़ी है जो मुड़कर देखे। अब देखिए ये बीच बीच में आपको ऐसी शायरी को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गणेशी एक शायर है और गणेशी अपनी शायरी को वहां पर छिड़क देता है। रमाकांत कहता है अच्छा गालिब साहब, शेरे शायरी छोड़ो और अंदर जाकर काम करो। गणेशी कहता है शायर कहाँ हमें रास आई, जब कभी आवाज दी वो तो रूठ कर चली गई। रमाकांत कहता है अब तू जाएगा यहाँ से या? गणेशी कहता है जाता हूँ बाबूजी। रमाकांत कहता आभा यह रिश्ता हो जाए तो बार बस वारे वारे न्यारे हो जाए सचमुच। आभा कहते हो जाए तो ठीक है, न हो तो रिश्तों की क्या कमी है हमें? लड़का हमारा लाखों में एक है, गोरा है, लंबा है, और सबसे बड़ी बात है एमडी। एमडी क्या सड़कों पर बड़े मिलते हैं? देखिए हालत को देखिएगा, आजकल हम जिस हालातों के साथ चलते हैं ना, वो हालात बड़े कमजोर है। मतलब हालत आज की भी वैसी है कि एमडी लड़का है, लेकिन प्रोफेसर लड़का है, इंजीनियर लड़का है, डॉक्टर है, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। लड़की वाले लोग दिखाते ही नहीं है। अब देखिएगा कि रमाकांत का क्या कहना है, ये सब ठीक है, पर जगदीश प्रसाद के घर से रिश्ता आए ये छोटी मोटी बात नहीं है। उनकी 3 फैक्ट्रियां हैं, गांव में 200 एकड़ जमीन है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, 2 पेट्रोल पंप हैं, और एक बात सुनोगी तो उछल पड़ोगे। आभा कहती ऐसी क्या बात है? रमाकांत कहता है नीलिमा, नीलिमा उनकी इकलौती संतान है। आभा कहती है अच्छा, फिर तो शादी के बाद ये सब अपने विनय का ही हो समझे। खुशी से वो उछलने लगती है, मतलब इकलौती संतान है तो पूरा का पूरा जो होगा वह अपने विनय का होगा। मतलब आप लोगों को तय हो गया अभी कि दूल्हे का नाम क्या है? विनय है, और दुल्हन का नाम क्या है? तो क्या है दुल्हन का नाम? नीलिमा। नीलिमा है। गुड। आभा कहती है लेकिन हाँ, रमाकांत कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ अतिथि सत्कार और टीमटाम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आभा कहती है लेकिन तुमने सब मैनेज कैसे किया? रमाकांत कहता अरे सब अपनी अक्ल का कमाल है मैडम। आभा कहती बताओ तो। रमाकांत कहता है ओम प्रकाश है ना? आभा कहता हाँ, वे नेताजी जो खादी पहनते हैं। देखिए अब हम चलते हैं आगे कि वो नेताजी जो खादी पहनते हैं उनकी बातचीत यहाँ पर कैसे चलती है। आगे का जो लेक्चर है वह आगे की तस्वीर में हम उसे कंप्लीट करेंगे। बहुत ज्यादा बर्डनली नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 169 तक हम लोग आए हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि भूल जाते हैं सभी लोग। इतने 11 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को सभी को याद रखना होगा कि हम लोग कहाँ तक आए थे। कल की तासिका में हम सीधे रमाकांत से स्टार्ट करेंगे कि वह मेरा क्लास फेलो है। क्या कहता है वो देखिएगा।
रमाकांत कहता है कि वो मेरा क्लास फेलो है। ये लोग ओम प्रकाश के रिलेटिव है। यहाँ से हम लोग सीधे कल की तासिका में स्टार्ट करेंगे। आज का जितना हुआ उतना सब लोगों को समझ में आया? जी मैम। यस मैम। हाँ, किसी को कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। आपके लिए एक 5 मिनट का मंच खुला है सभी के लिए। नो मैम। किसी को कोई सवाल, किसी को कुछ कहना है? आप लोगों का रिजल्ट लग गया है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया आप लोगों का। क्या कहना है रिजल्ट को लेकर आपको? आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि इस सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे नंबर्स आने चाहिए। तो जो टेस्ट हम लोग बीच बीच में लेते हैं उस टेस्ट को कंटिन्यू करना है ना? आप लोग चाहते हो ना ऐसे कंटिन्यू करने के लिए? यस मैम। जी मैम। यस मैम। हाँ, क्योंकि बेटा इसी कंटिन्यूशन की वजह से, इसी टेस्ट की वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों की ये सारी समस्याएं सॉल्व हो गई होगी। और किसी एक श्रद्धा नाम की लड़की का मुझे कल कॉल आया था। उस बच्ची का नहीं दे पाई, वो एग्जाम नहीं दे पाई है और उसका विषय भी चेंज होकर आया हुआ है, जबकि उस बच्चे ने चेंजिंग का फॉर्म भी फिल किया था। आप ही की क्लास की है। वो बच्ची रेगुलर रहती है क्या पूजा? श्रद्धा नाम नो की? मैम। नहीं मैम। कभी रेगुलर नहीं रहती है, ठीक है। तो उस बच्ची का प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना है। तो आप, उसका कहना था मैडम मैं बुक लूं या मैं क्यूबी लूं। तो हमने बता दिया उनको कि बेटा क्यूबी लेने की जरूरत है ही नहीं, आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है। हाँ, आप लोगों के पास बुक गूगल क्लासरूम पे पड़ा हुआ है। अभी पूजा ने मॉर्निंग में व्हाट्सएप पे भी डलवा दिया है, तो बुक लेने की जरूरत क्या है आपको? मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है। और ये फालतू की खर्च करने की आदत छोड़ दीजिएगा आप लोग, है ना? क्योंकि ये नहीं तो बुक आपकी 110 की है, मतलब 110 रुपए की बुक है श्रेष्ठ हिंदी एकांकी की। हम बिल्कुल नहीं चाहते बेटा कि आपका खर्च किसी भी जगह पर हो, है ना? आपको खर्च करना ही है तो कंपलसरी अंग्रेजी के रूप में आप लोगों को खर्च करना है। यदि बुक लेनी है तो आप उसकी बुक लीजिएगा, आप उसकी क्यूबी लीजिएगा, ताकि आपको कुछ सहायता उसमें मिले। ठीक है, इसमें आप लोगों को लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो प्रश्नावली आप लोगों को तैयार करनी होगी, वो प्रश्नावली तो खुद आप तैयार करते हो और उस प्रश्नावली का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि 8 ही एकांकियां है आप लोगों की, 4 एकांकियां हमारे ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो जैसे मैम 8 नहीं है ना, 10 है। हाँ ठीक है, 8 है या 10 है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 8 हो या 10 हो। तो हम यह कहना चाहते हैं आपको कि आपका सिलेबस हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट माइंड। सिलेबस आपका ऑलरेडी हो जाएगा और उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको टेस्ट जो है वो टेस्ट भी देनी आवश्यक है, वो अनिवार्य है, वो आपको देनी होगी। ठीक है? जी मैम। हाँ, तो चलिए हम मैम लोग, अगर ये बुक को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना तो कोई 1 मार्क्स भी नहीं जाएगा। मैम मैंने आपकी पूरी बुक 2 से 3 बार पढ़ी थी एग्जाम से पहले। हाँ हाँ, तो बुक पढ़ ले तो मैम खूबी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली वही तो बोलना ऐसे चाहते हैं, बुक पढ़ की के और ऐसे क्वेश्चन आप हमें अभी देते हो, हम निकाल के आपको देते हैं, वैसे क्वेश्चंस अगर निकाले ना तो मेरे ख्याल से वापस बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये सारे कार्य आप लोगों को करने चाहिए, लेकिन आप लोग काम करते नहीं हो, इसलिए बीच बीच में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ठीक है, आपकी इच्छा है बुक लेने की तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता है और होनी भी चाहिए। ये सारा बुक आपके साथ है, आपके पास है, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रश्न बनाने आने चाहिए। प्रश्न बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। किसी ने भी प्रयास नहीं किया सिवाय पूजा को छोड़कर। पूजा के भी एक ही विषय के आए हैं, पूजा के एकांकी के एक भी प्रश्न हमारे पास नहीं आए हैं, है ना? तो आप लोग प्रश्न मैम बनाए। दीपदान के किए थे ना? देखे नहीं हमने दीपदान के। मैम बहुत पहले किए थे, तब आपने 10 क्वेश्चन बोले थे। मैम मैं डालती हूँ वो। मैम बहुत कंफ्यूज हो जाता है अच्छा ठीक है, में तो अलग अलग सब्जेक्ट। हाँ, तो आप लोग तैयार करके रखिए ऐसे प्रश्न, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जी मिलते मैम। बेटा कल की तासिका में।